नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने 2 दिन के इजराइल दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ कई अहम समझौते किए। रणनीतिक साझेदारी को इस दौरान नई मजबूती मिली है और काफी सफल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इजराइल दौरा। रक्षा और तकनीक सहयोग पर जोर दिया गया है। भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते हुए हैं जिस पर हस्ताक्षर किया गया है, एमओयूज पर साइन हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का संदेश दिया और इस पर इजराइल ने भी अपनी सहमति जताई, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ साझा संदेश दोनों देशों की तरफ से दिया गया है। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं और इस पर सहमति बनी है। कूटनीतिक स्तर पर मजबूत हुई है भारत और इजराइल की दोस्ती। तो इजराइल के 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे हैं और एयरपोर्ट पर उनकी विदाई दी गई। तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो तेल अवीव के एयरपोर्ट की है, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी, सारा नेतन्याहू, और उन्होंने विदाई दी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद जब वो भारत के लिए लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर दोनों लोग थे और एयरपोर्ट पर उस समय भी थे जब प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे हुए थे, तेल अवीव पहुंचे थे जब 2 दिन पहले अपनी यात्रा के लिए। तो दोनों लोग वहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए आए और सी ऑफ करने के लिए भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू वहां पर मौजूद थी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गर्मजोशी के साथ उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का आमंत्रण भी दिया है, वहां के राष्ट्रपति को भी भारत आने का आमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए और इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं। कई अहम विषय हैं जिन पर सहमति बनी है। भारत और इजराइल के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक साझेदारी भी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान जारी किया और इस साझा बयान में समझौतों के बारे में जानकारी दी जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उसके सहयोगियों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यानी कि आतंकवाद को लेकर स्पष्ट संदेश दोनों नेताओं ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ये संदेश दिया है अपने साझा बयान के द्वारा, ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए। भारत और इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले कई क्षेत्रों में कई समझौते और समझौता ज्ञापनों यानी कि एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। समझौतों में नवाचार, कृषि, भूभौतिकी अन्वेषण, समुद्री विरासत, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, वाणिज्य और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग। और चलिए और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि इन दिनों जापान के दौरे पर हैं और अब जापान का दौरा उनका समाप्त हो रहा है। भारत वो लौट रहे हैं, लेकिन अपने साथ निवेश का भारी भरकम तोहफा लेकर जापान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। सिंगापुर और जापान का ये उनका दौरा था। पहले वो सिंगापुर गए थे और फिर उसके बाद 2 दिनों का दौरा उनका जापान का रहा। 1,20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं और इस प्रस्ताव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा। यामानाशी में उनकी एक भावुक मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, रास्ते में जापान में रह रहे भारतीय मूल के परिवारों और बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और जो बच्चे थे पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जैन धर्म के साध्वी हैं और उनके साथ और भी कुछ साध्वियाँ और बच्चे भी थे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे ने चरण स्पर्श किया और संस्कृत में कर्पूर गौरम करुणावतारम और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जैसे मंत्र सुनाए और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस बच्चे का साथ दिया। बच्चों को उन्होंने चॉकलेट भी दी। यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान की उन्नत बुलेट ट्रेन में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो चलती है बुलेट ट्रेन, उसका भी उन्होंने अनुभव किया। उसमें उन्होंने यात्रा की। यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन से यात्रा की। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी के ऊपर हवाओं में तैरती हुई चलती है। वहीं यामानाशी प्रीफ्रेक्चर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया गया है। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में उन्होंने राज्य के प्रोएक्टिव गवर्नेंस और निवेश के अवसरों को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया है। 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू और 1.5 लाख रुपए के प्रस्ताव जापान में उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में थे। सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और 1 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव यूपी में निवेश के लिए आए हैं। ये काफी सफल दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का। मैं सबसे पहले यामानाशी केन के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को यामानाशी प्रांत को नजदीक से देखने, जानने और आप सबके साथ संवाद करने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है।
भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जापान के दौरे पर थे और जापान के दौरे के दौरान उनके साथ आईटी मिनिस्टर सुनील शर्मा भी थे और जर्मनी के दौरे पर थे और जर्मनी में 23 फरवरी को वो वहाँ पर गए हुए थे और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट न्यूरेमबर्ग में उद्योगपतियों के साथ बैठक की और कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई ताकि उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वहाँ की तकनीक का इस्तेमाल हो और यहाँ युवाओं को उसका फ़ायदा मिले और उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश के तौर पर स्थापित हो, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पॉक्सो केस में शंकराचार्य की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की गई है और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि का दावा किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला है। कानूनी लड़ाई अब तेज हो गई है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से की गई है। अदालत का फैसला इसमें अहम होगा। मामले को लेकर धार्मिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि का दावा किया गया है और भी कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं और इसी को देखते हुए अग्रिम जमानत को लेकर, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के आदेश पर क्राइम ब्रांच एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम ने थाना बेकनगंज क्षेत्र में छापेमारी कर 70 चरखे चाइनीज मांझा बरामद किया है। पुलिस ने मांझा बरामद जो किया है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने कहा कि यह मांझा दोपहिया चालकों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और इस चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ये जो प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा है इसके विरोध में और इसको सीजर और रेलेवेंट लोगों की जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज आरिफ सैफी नामक एक व्यक्ति को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 70 जो चरखियाँ हैं चाइनीज़ मांझे की वो बरामद हुई है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इसे रिमांड के लिए जो कोर्ट में है उसमें हम लोग भेज रहे हैं। इससे पहले भी जो अभियान हुआ है उसमें 2 एफआईआर हम लोग कानपुर कमिश्नरेट में कर चुके हैं जिसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और चाइनीज़ मांझे की भी बरामदगी 20 चरखियों की उसमें पहले हम लोग कर चुके हैं।
तो टोटल अब तक 3 गिरफ्तारी वो काफी बरामद हुई है। हाँ, तीन है, 4 टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई हैं। कानपुर में क्राइम ब्रांच और सेंट्रल जोन की सर्विलांस टीम ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बेकनगंज थाना क्षेत्र से एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके पास से चाइनीज मांझे की 70 चरखियां बरामद हुई हैं। कानपुर पुलिस लगातार प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा। लखनऊ में रमजान और होली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। 17 किलो मिलावटी खोआ इस दौरान बरामद किया गया और उसे नष्ट किया गया। इसके साथ ही नमकीन, बेसन, तेल और दाल समेत 2942 किलो सामान सीज भी किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 46,42,000 रुपये बताई जा रही है। विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य तेल, दुग्ध उत्पाद, बेसन, आटा, नमकीन, मटर, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। टीम ने पुराने बाजार इटौंजा स्थित BN इंटरप्राइजेज में मानकों के विपरीत पैकिंग करने पर 16,300 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल और 9,081 लीटर सरसों तेल सीज किया गया है। इन पैकेटों पर अधूरी और भ्रामक जानकारी अंकित की गई थी। मोहिबुल्लापुर स्थित हरियाणा गृह उद्योग से 338 किलो बेसन और 128 किलो आटा, मखीजा नमकीन से 428 किलो नमकीन और महादेव ट्रेडर्स जलालपुर से 1,923 किलो मटर दाल और 99 किलो रंगीन बूंदी जब्त की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने बताया कि मिलावट के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कौशाम्बी में आने वाले होली त्योहार पर जहां एक और लोग खुशियां मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिले में मिलावटी दूध, मिठाई और पनीर खुलेआम बिक रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग इसको लेकर कार्रवाई भी कर रहा है। छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जांच के बावजूद हालात अभी तक पूरी तरह से काबू में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। हमारे संवाददाता से कौशाम्बी जिले की खाद्य सहायक आयुक्त ममता चौधरी ने खास बातचीत की और अब बातचीत के दौरान बताया कि त्योहार को लेकर प्रशासन सख्त है। लगातार सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, छापेमारी हो रही है। जांच रिपोर्ट में मिलावट पाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे बड़े पर्व पर जहां एक और लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं मिलावटी दूध, पनीर, खोया खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं मैहनपुर मुख्यालय, जिला खाद्य विभाग। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं ममता चौधरी, सहायक आयुक्त हैं, जिला के प्रभारी भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समय खाद्य विभाग को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने अब तक सैंपल लिए हैं, क्या कितनी जगह छापेमारी की गई है, कितने सीज किए गए हैं। हम बात करते हैं। होली के पर्व पे एक विशेष अभियान के क्रम में जो चल रहा है, मुख्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के निर्देश के द्वारा हमारी पूरी टीम, हमारे यहाँ 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम निरीक्षण के दौरे पर है और लगातार निगरानी रखते हुए कार्यवाही कर रही है। अभी तक हमने 20 से ज़्यादा नमूने ले लिए हैं और आगे भी इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे वो तेल हो, मिर्च मसाले हो, दूध और दूध से निर्मित पदार्थ हो, उसके नमूने लिए जा रहे हैं और अभी होली तक लगातार कार्रवाई चलेगी। अब तक मैडम, जैसे कार्रवाई से पिछले वर्ष हमने देखा गया कोखराज थाना के पास जो है एक बड़े जो है बड़े पैमाने के रूप में बात करें तो पनीर का एक भंडाफोड़ किया गया था। क्या कुछ 2026 न्यू ईयर में भी तो 1 माह बीत चुका है, क्या अब तक ऐसा?
अभी तक मैंने जो लोकल इंटेलिजेंस एफएसओ को बोला हुआ है और मैं भी अपने स्तर से इंटेलिजेंस के लिए लगी हुई हूँ। कई लोगों को जो व्यापारी जन है या आम जनमानस है उनसे सहयोग लेते हुए जैसे ही कोई सूचना मिलेगी कि किसी तरह की कोई मिलावटी चीज़ों का भंडारण या मिलावटी पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसी सूचना मेरे स्तर तक नहीं पहुंची। जैसा कि सहायक आयुक्त पंकज चौधरी जी ने बताया कि खाद्य विभाग टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही, जगह जगह सैंपल लिए जा रहे हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर होली जैसे बड़े पर्व को लेकर क्या खाद्य विभाग सुरक्षा पूरी तरह से एक्टिव है या कार्रवाई कर रही है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वाइड। खबर हमीरपुर जिले से, जहां पर 9 वर्षों से हमीरपुर बाईपास का काम चल रहा है और इतना समय बीत जाने के बावजूद अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये बाईपास कब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और फिर आवागमन के लिए इसे खोला जाएगा। जाम की समस्याएं यहां पर उठ रही हैं और इन जाम की समस्याओं और विधानसभा में उठे बाईपास के मुद्दे को लेकर सदर विधायक मनोज प्रजापति बाईपास का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत कर यमुना और बेतवा नदी पर बन रहे बाईपास के पुलों का निरीक्षण भी किया। सदर विधायक ने बाईपास की कम से कम एक लाइन जल्द से जल्द शुरू करने के लिए भी निर्देश दिया है, कहा है अधिकारियों से। यमुना में काफ़ी लंबे समय से डबल पुल दोनों नदियों में बने थे और लंबा चूँकि उसका समय हो गया था तो अभी बीच में ये विषय विधानसभा में भी आया था, तो उसी को देखने आए थे कि इसमें क्या संभावना है, कितनी जल्दी इसका काम पूरा हो सकता है। किस तरीके की परिस्थितियाँ मिली, कब तक ये पल चालू होने? विभागीय अधिकारी हैं इसमें, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन के लोग भी मौके पर हैं और जो बेतुआ का पुल है पहला वाला, उसके लिए कमिटमेंट ऐसा अभी तक किया गया है कि जून के आखिरी में उसको पूरा कर लेंगे। और जो यमुना को जोड़ने के लिए हम लोग, चूँकि बरसात में काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो ऐसा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम एक लाइन इसकी पूरी चलाने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि काफ़ी लंबा समय बीत गया, क्या खामियां नहीं, किन कारणों के चलते इन पुलों के निर्माण में देरी हुई? असल में जब ये पुल सैंक्शन किया गया, अमेठी में त्योहार से पहले डीएम के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने हारी, मऊ, मजीठा, चतुरीपुर और बेनीपुर गांव में छापेमारी की। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान कुल 105 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और 350 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। 3 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान शराब की अवैध बिक्री और त्योहारों के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और खबर मेरठ से, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई लगातार चल रही है और ये बुलडोजर कार्रवाई मेरठ में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर से की गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम मवाना में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 10 बुलडोजर्स के साथ पहुंची। मवाना में करीब 8 बीघा में विकसित कॉलोनी में दर्जनों अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध रूप से इन दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसके प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। विकास प्राधिकरण की टीम ने 10 बुलडोजर्स के साथ ध्वस्त किया है और ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ जो दुकानें बनी हैं और कमरों के ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, ये वो दुकान है जिनका नक्शा पास नहीं था और इसको लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के जोनल ऑफिसर अपनी टीम के साथ अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने के लिए पहुंचे और उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मेरठ के मवाना में 8 बीघे में विकसित हो रही अवैध रूप से कॉलोनी को आज मेरठ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है सुबह
जब विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और दुकानें विकसित की जा रही हैं। लगातार नोटिस देने के बाद भी वहां पर प्लॉटिंग की जा रही थी। 6 घंटे की इस कार्रवाई में दर्जनों दुकानें और कमरे और डिवाइडर और रोड को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग भी की जा रही थी। मेरठ के डीसी संजय कुमार मीणा के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर लोहे की सरिया रखकर ये हादसा कराने की कोशिश की गई थी। रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना मिली, मालगाड़ी को तुरंत रोक दिया गया। बड़ा हादसा इससे टल गया। ट्रेन करीब 10 से 20 मिनट तक ट्रैक पर ही खड़ी रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रैक से लोहे के सरिया को हटाया गया और सुरक्षा जांच की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। ट्रैक पर सरिया रखने वालों की तलाश की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीर चूक माना है और इसको देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।